Hello everyone. How are you guys? Is the voice clear to everyone? Am I live and audible? Quickly tell me so that we can start. कल सब लोगों ने क्लास करी थी अटेंड. So today we are going to do the second part of that, innovation and entrepreneurship. As you know, topic important है. पूरा एक हमारे पास सेक्शन है. तो सीमेट का डेट आने वाला है बहुत जल्दी और शुरू करेंगे. चले फिर. हेलो निशा, गुड आफ्टरनून, वेलकम. तो आ जाएंगे धीरे धीरे लोग. शुरू करते हैं एक बार. जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है लेकिन ज्वाइन इट. टेलीग्राम अनअकैडमी कैट बाय लोकेश अग्रवाल. तो कल हम एक पार्ट कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे. कल हमने इनोवेशन पे खेला था, इनोवेशन के बारे में डिस्कस किया था. आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे और इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. काफ़ी सारे लोगोस मैंने ऐड किए आज, उस पर बेस्ड क्विज करेंगे लोगोस का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं मैचिंग वाले में. मैच द फॉलोइंग में लोगो दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा लोगो किसका है. तो आज हम वो भी करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं. हेलो तनिषा, हेलो निशा, वेलकम. अच्छा, नोटिफिकेशन बीच में आएंगे तो शुरू करते हैं. चलो, इंपॉर्टेंट डेट कल मैंने आपको बता दी थी. फॉर्म भर देना. 13 फेब से फॉर्म ओपन हो गए हैं 6 मार्च तक. तो इसका वेट मत करो 6 मार्च का, अभी भर दो एक दो दिन में. तो फरवरी में कोशिश करो कि फॉर्म भर दो. और इसमें जो करेक्शन की विंडो आएगी वो आएगी 7 से 9. जो मिनिमम करेक्शन होते हैं वो होते हैं. डेट अभी आई नहीं है, डेट अभी अनाउंस हो जाएगी कुछ दिनों में. सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया था. टर्म्स पे खेलेंगे और ये सब चीज़ें हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टर, करंट ट्रेंड, सोशल इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्री इनक्यूबेशन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम धीरे धीरे. हेलो कुणाल, तुम तो दिख ही नहीं रहे यार. अभी आए हो तुम? तुम्हारा मैसेज अभी आया, पहले तुमने कोई हाय हेलो नहीं किया. उसका मैसेज नहीं है हमारे पास. चलो, तो शुरू करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं गाइज. ये ऑफर चल रहा है 16 फरवरी से 21 फरवरी तक. ये आप बता सकते हो, लोकेश अग्रवाल कोड यूज कर सकते हैं. उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा 18 फेब से. ये स्कॉलरशिप टेस्ट आज हो गया है, तो जिन्होंने दिया था अच्छी बात है. ये बैच शुरू हो रहे हैं नए नए, ये एक्सप्लोर करा जा सकता है. एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक. चलो, तो शुरू कर दे. दिखा नहीं यार कुणाल, मेरे पास नहीं आया, तो आई कुड नॉट सी. तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है गाइस? व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस. क्रिएट अ न्यू बिजनेस. तो आज हम बात करेंगे कि भैया बिजनेसमैन क्या होता है. फिर हम लोगों को तो यही लगता था कि जो बिजनेसमैन होता है वही एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेस चलाने वाला बंदा ही एंटरप्रेन्योर होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. आज हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या मेजर डिफरेंस होता है. तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. जो इंस्टीट्यूट ऑफलाइन से ऑनलाइन जाता है उसे एडटेक लिस्ट में डाल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं. वो मतलब बेसिकली देखो आजकल क्या हो रहा है, आजकल सब ना हाइब्रिड मॉडल पे आ गए हैं. हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड मॉडल होता है जिसमें हम ना चीज़ों को मिक्स कर देते हैं. हाइब्रिड समझते हो? मिक्स ऑफ टू थिंग्स, मिक्स ऑफ टू टेक्नोलॉजी. तो अगर कोई इंस्टीट्यूट पहले ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, अब उन्होंने साथ में ऑनलाइन भी लेना शुरू कर दिया. अगर वो कंप्लीटली ऑनलाइन है तब तो वो एडटेक की कैटेगरी में आएंगे, एजुकेशनल. लेकिन अगर वो दोनों कर रहे हैं तो फिर वो हाइब्रिड कैटेगरी में आएंगे, जिसको बोलते हैं वो ऑफलाइन भी क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं. बट अब हर कोई इंस्टीट्यूट ना टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर ही रहा है. तो सारे जो एजुकेशनल वाले हैं वो एडटेक मान सकते हो आप. लेकिन जो मेजरली ऑनलाइन होते हैं उनको हम एडटेक बोलते हैं. जिनका मेजर जो बिजनेस होता है वो ऑनलाइन, उनको हम एडटेक बोलते हैं. हेलो सुष्मिता, हेलो ब्रजेश, गुड आफ्टरनून, वेलकम. एंड एंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो अगर आपने एंटरप्रेन्योर को समझ लिया तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुई? जो आपने सेटिंग अप कर दिया बिजनेस को. द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, a source of new ideas, goods, services, and business or procedure.
तो इनोवेटर होना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बोला था, हम डिफरेंस समझेंगे एक बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले एक और लाइन पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज हाईली रिस्की but also can be highly rewarding as it serves to generate economic wealth, growth, and innovation. Ensuring funding is the key for entrepreneurship. Financing resources includes loan and crowdfunding. हेलो प्रशांत, क्राउड फंडिंग पता है आप लोगों को क्या होती है? व्हाट इज क्राउड फंडिंग? कल हमने एक टर्म पढ़ी थी, कल हमने बूट स्ट्रैपिंग पढ़ी थी। बूट स्ट्रैपिंग जो होती है बेसिकली अपना खुद का फंड या अपने फैमिली मेंबर से लेके जो इकट्ठा कर लेते हैं उनको बोलते हैं बूट स्ट्रैप कर दिया, है ना, ओन फंड जनरली। क्राउड फंडिंग क्या होती है? एनीवन हु कैन टेल मी क्राउड फंडिंग? मैंने इंक्लूड नहीं किया, आई थिंक आई शुड हैव इंक्लूडेड। नहीं नहीं, आईपीओ जैसा नहीं। अरे इनिशियल बात हो रही है यार। फाइनेंसिंग रिसोर्सेज इंक्लूड्स लोन एंड क्राउड फंडिंग। खुद का पैसा नहीं, ये तो बूट स्ट्रैपिंग होती है, खुद का पैसा नहीं। नहीं, क्राउड फंडिंग होती है गाइस। अभी लिस्टेड कहां से पहुंच गए तुम? क्राउड फंडिंग होती है आईपीओ और लिस्टेड कंपनी तो बहुत बाद में आएंगी ना, जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो गया, 5,000 करोड़ की कंपनी बना ली आपने, तब होगा ना लिस्ट। तो क्राउड फंडिंग होती है। बूट स्ट्रैपिंग में तो अपना पैसा डालता है। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है एंजल इन्वेस्टर, जो एक पर्टिकुलर बंदा होता है वो आपका कंपनी में पैसे डालता है। अगर आप अगर आप एक पर्टिकुलर बंदे से नहीं लेना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट कई लोगों से ले सकते हो जो आपके नोन ना हो। अगर नोन है तो एंजल इन्वेस्टर हो जाएंगे, है ना। स्मॉल स्मॉल अमाउंट अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ ले रहे हो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। लोगों से पैसा इकट्ठा करना। छोटा छोटा अमाउंट आपने काफी लोगों से ले लिया और उनको अपने बिजनेस में कोई कोई थोड़ी थोड़ी अपने हिस्सेदारी दे दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, तनीषा ने सही बोला है। तो क्राउड फंडिंग हो गई कि आप छोटा छोटा अमाउंट मल्टीपल लोगों से ले रहे हो, किसी एक से नहीं ले रहे हो। तो जो किसी एक से लोगे तो एंजल इन्वेस्टर हो जाएगा, और अगर बहुत सारे लोगों से लोगे छोटा छोटा अमाउंट तो वो हो जाएगा क्राउड फंडिंग। भीड़ से इकट्ठा किया हुआ पैसा, नाम से भी समझ में आ रहा है, क्राउड फंडिंग। तो छोटा छोटा अमाउंट आप काफी सारे लोगों से ले लेते हो। समझ में आया डिफरेंस? लोन समझ में आया? लोन तो पता ही है सबको, तो आप समझ के पढ़ो तो मजा आएगा आपको। मतलब ये शुरू हो गया। तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? बिजनेसमैन जो होता है, क्राउड फंडिंग सम पर्टिकुलर लिमिट ऑफ अमाउंट, नहीं ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, बट छोटा अमाउंट। लिमिट का मतलब होता है कि आप मल्टीपल लोगों से एक छोटा अमाउंट ले रहे हो, नॉट किसी वन पर्टिकुलर पर्सन से। ये भी इसी टाइम शुरू होता है ड्रिलिंग, तब से नहीं हो रहा था। बिजनेसमैन क्या करता है गाइस? बिजनेसमैन एक अपने छोटा सा कोई चीज खरीदता है और उसको थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बेच देता है, वो बिजनेसमैन होता है। तो कोई चीज खरीदी $1 की, उसने $1.5 में बेच दी, तो उसने कुछ बहुत ऐसा इनोवेशन नहीं किया। उसका पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना, कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाना नहीं होता। वैसा का वैसे ही प्रोडक्ट उसने कुछ प्रॉफिट के लिए बेच दिया मार्केट में, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसमें इनोवेशन करता है, उसी चीज के साथ चेंजेस लाता है। उसी प्रोडक्ट को चेंज करके, मान लो इसने ये खरीदा, वाटरमेलन खरीदा और उसको उसने शरबत बना के बेच दिया, या कुछ छोटे छोटे पार्ट में बना के बेच दिया, इनोवेट करके बेच दिया। तो उससे अभी हो सकता है उसने $1 के $5 कमाए। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो चेंजेस लाता है, इनोवेशन लाता है, चेंजेस लाता है उसमें ड्रास्टिकली। इट इज नॉट लाइक कि छोटा सा प्रॉफिट लेके उसको ऐसा का ऐसा बेच दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो एक दुकानदार जो होगा वो सामान खरीदेगा होलसेलर से और उसको बेच देगा कस्टमर को, कुछ प्रॉफिट कमा लेगा एज इट इज। तो उसने कुछ उसमें इनोवेशन नहीं किया, जैसा कैसा सामान खरीद कर लाया और बेच दिया कस्टमर को, उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो या तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगा या कुछ ऐसे चेंजेस करेगा उस प्रोडक्ट में जिससे उस चीज का जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो वो सिर्फ कुछ प्रॉफिट लेके नहीं बेचेगा, एंटरप्रेन्योर खरीदेगा, उसमें कुछ चेंजेस लाएगा, उसमें कुछ इनोवेशन करेगा, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा, तब उस चीज को बेचेगा। या तो कुछ क्रिएट करेगा या फिर कुछ उसमें वैल्यू ऐड करेगा।
तब बेचेगा वो। और वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखता। इनोवेटर जो होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखता है। हो सकता है वो इनिशियली उतने में भी बेच दे या लॉस में भी बेच दे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देख रहा। ये क्या देख रहा है? बिजनेसमैन क्या देखता है? बिजनेस देखता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कि बस कैसे पैसा कमाया जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन एंटरप्रेन्योर का जो दिमाग होता है, या जो एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग होती है, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। कि मैं हो सकता है आज लॉस में बेच रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को, लेकिन 10 साल बाद जाके या 5 साल बाद जाके उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। जो मैंने आज इनोवेशन किया है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू लॉन्ग टर्म में इट विल बी मल्टीपल। नॉट ओनली $1 का $1.5, इट कैन बी $1 का $100 एज वेल। हाँ, अभी कर सकते हैं कैश बर्न, अभी वो लॉस में भी बेच सकते हैं एंटरप्रेन्योर। इनिशियली लॉस में भी बेच सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए खेलता है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं खेलता है। वैल्यू क्रिएट करता है मार्केट में, चेंजेस लाता है। तो और देखते हैं और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। A businessman buys something for cheap and sells it for the some profit. A businessman is a person who is not creative and only follows the trend. मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसा लाया वैसा का बेच दिया, that others have been doing for ages. तो बिजनेसमैन वही करता है जो हम देखते हैं। दुकानदार जो होते हैं बेसिकली जैसा चला आ रहा है वैसा का वैसा अपना काम को कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके कर देते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है is someone who creates something out of nothing. A person who can create a startup from ash, take it to the sky. A person who start from the bottom without any experience and is never afraid to take risk. A person who is creative and unique. तो डिफरेंस समझ में आया हम लोगों को? हम लोगों को लगता है बिजनेसमैन ही एंटरप्रेन्योर है। नहीं, बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में बेच रहा है, एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहा है, नया कुछ बना रहा है, इनोवेट कर रहा है। तो जैसे हमने भी डिस्कस किया था, वही वाले पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिफरेंस समझ में आएंगे? और देखते हैं जरा डिफरेंस, और देखते हैं डिफरेंस। ये देखो डिफरेंस, देखो ये इससे रिलेट कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। नाउ अडानी जी ने बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, अडानी जी, नहीं नहीं, बिजनेस टाइकून तो ये भी है, बिजनेस टाइकून तो ये भी होते हैं भाई, लेकिन वो ना शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कुछ इनोवेट नहीं किया। जैसे तुमने मेरा वीडियो देखा हिंडनबर्ग वाला, सब लोगों ने आई थिंक हिंडनबर्ग वाला वीडियो देख लिया होगा मेरा अभी तक। तो हिंडनबर्ग में मैंने यही बताया कि उसने जो एक्सेप्शनली पैसा कमाया, उसमें कुछ चेंजेस तो करे नहीं। वो पैसे में जो एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है? कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन तो किया नहीं। जो चला रहा था वही प्रोडक्ट बेचे हैं, राइट? तो यहां पे इन्होंने ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाई नई जिससे कुछ इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला हो। तो हुआ क्या? वो कुछ तो घपला होगा ना। तो ये सब चीजें मैंने बताई हैं इस वाली वीडियो में, आप ये भी देख लेना। तो ये जो है वो कुछ इनोवेटर नहीं है, इन्होंने कुछ इनोवेट नहीं किया। जो चला आ रहा था उसी को इन्होंने मल्टीपल अपनी अपनी जो क्या थे कैपिटल था उसको मल्टीपल कर लिया बाय सम मीन्स। अब वो मीन्स सही हैं गलत हैं उस पर हम नहीं जाना चाह रहे दोबारा। वो आप मेरी वीडियो देखना, उससे आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये इन्होंने एग्जिस्टिंग आइडियाज पे ही खेला, कुछ नया आइडियाज नहीं लाया, सिर्फ प्रॉफिट के लिए खेला। कैलकुलेटेड रिस्क इन्होंने भी लिया, और ये डूअर होते हैं, मतलब कर देते हैं कैसे ना कैसे, बिजनेस चलाना इनको आता है, और अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, है ना। इन्होंने क्या किया, इनके पास यूनिक आइडिया था। टेस्ला के जो हमारे ये हैं, इनके पास था यूनिक आइडिया, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाने से इन्होंने डिसरप्टिव इनोवेशन, जो हम कल बात कर रहे थे, ठीक है। रिस्क लेना पड़ता है, थिंकर होते हैं, और इन्वेंट करते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। तो आपको अब डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक काफी हद तक समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द लिंक? हाँ, कर सकती है लिंक, बिल्कुल कर सकती है लिंक। अपोजिशन पार्टी का काम है, लिंक कर सकती है, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाह रहे एक्चुअली। हम पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाह रहे। हमारा काम है समझना चीजों को। वो हमें समझ में आ गया कि बिजनेसमैन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। क्लियर है? नाउ टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं? बिल्कुल। कल हमने इनोवेशन के टाइप पढ़े थे ना। कल हमने इनोवेटर होते हैं उनके टाइप पढ़े थे कि क्या क्या होते हैं। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होता है, या रेडिकल इनोवेशन क्या होता है, याद है सबको?
रेडिकल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन, सिस्टमेटिक या सस्टेनिंग इनोवेशन, और चौथा कौन सा था अगर याद है तो? मैंने 3 नाम लिए हैं, चौथा कौन सा था अगर तुम बोल रहे हो याद है? व्हाट वाज द फोर्थ वन? बोलो जल्दी। रेडिकल मैंने बोला, डिसरप्टिव बोला, सस्टेनिंग बोला, इंक्रीमेंटल, बिल्कुल सही निशा, बहुत बढ़िया। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, जो धीरे धीरे अपने ही प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं, कोई ऐसी बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं, अपने ही प्रोडक्ट में चेंजेस करके थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई भी बंदा अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहा है, फोन हो गए, आईफोन हो गए, जो अपने प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हैं सच, राइट? इंक्रीमेंटल इनोवेशन होते हैं हमारे ये वाले। इसी तरह गाइज एंटरप्रेन्योरशिप के भी 4 टाइप होते हैं। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने जो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप को डिवाइड कर दिया वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इन्हीं 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए, या जैसे हम बिजनेसमैन को डिवाइड करते हैं ना, एसएमईज, स्मॉल मीडियम वाले जो होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, उसी तरह से इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। वही चीज है, एक बार पढ़ते हैं इनके बारे में क्या क्या होते हैं। जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो छोटे लेवल पे होंगे, अभी जैसा नाम पता चल रहा है कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, business such as local grocery store, tea shops, plumbers, electricians, barber, carpenter, consultant and more are considered। मतलब अब तुमने जैसे छोटा सा उसने शुरू किया, तुमने अब वो देखा होगा, कल कौन बता रहा था वो, जो जिसने चाय की दुकान खोली थी, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल था ना वो। तो प्रफुल्ल ने एमबीए करने के बाद एक चाय की शॉप खोली, लेकिन वो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने कुछ नया किया, उसने नॉर्मल जो रूटीन फॉलो हो रहा था वो नहीं किया, तो उसने खोला, लेकिन कैसा, छोटा बिजनेस शुरू किया, स्मॉल बेसिस पे शुरू किया, टी शॉप, चाय वाला के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, एमबीए चाय वाला। तो एमबीए चाय वाले के नाम से उसने एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो कैसा बिजनेस था, छोटे लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप बना वो। जब आप एक बड़े लेवल पे शुरू करते हो तो लार्ज कंपनी में आ जाते हो, स्मॉल में शुरू करते हो तो स्मॉल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो अब आप छोटे स्केल पे कोई अपना इनोवेशन लाते हो ना, अर्बन कंपनी जैसी थी। अर्बन कंपनी अगर तुम्हें पता है, जो पहले इसका नाम कुछ अलग होता था, तो अर्बन कंपनी ने क्या किया, अर्बन कंपनी ने इन छोटे छोटे जो स्मॉल सेक्टर के बिजनेस थे उनको अपने एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हें इनकी फैसिलिटी देंगे जो इजीली अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो उन्होंने इसको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया कि आपको अगर सैलून घर पे चाहिए तो हम दे देंगे, अगर आपको ग्रोसरी चाहिए, ग्रोसरी तो खैर बहुत बेच रहे हैं, कारपेंटर चाहिए या बार्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, उन्होंने सारे जो स्मॉल स्केल वाले थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया, क्योंकि अपना बिजनेस खुद तो ग्रो नहीं कर सकते थे, है ना? इलेक्ट्रीशियन के पास अपना तो इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कर सके। डोमेस्टिक हेल्थ, बहुत सारी चीजें उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दी। अगर आपने अर्बन कंपनी के बारे में आप जानते हो तो एड सुना ही होगा, अर्बन कंपनी, इसका नाम मेरे को नहीं याद रहा, इसका नाम पहले क्या होता था एनिमल? अर्बन कंपनी का नाम पहले क्या होता था, किसी को आइडिया है? इसका नाम कुछ अलग होता था, अर्बन क्लैब होता था, हाँ, शायद ऐसे ही कुछ था, अर्बन क्लैब। हम्म। तो अर्बन क्लैब होता था, उसने सारे इन छोटे छोटे बिजनेसमैन को जो एंटरप्रेन्योरशिप थे, जिनको जिनको कुछ करना था, उनको सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। तो ये ना खुद से एंटरप्रेन्योर नहीं थे वो, ये जो स्मॉल स्केल वाले थे ना, ये जो कारपेंटर थे, ये जो कंसल्टेंट थे, ये खुद से एंटरप्रेन्योर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नया नहीं किया, ये तो कर रहे थे। अर्बन कंपनी बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर। तो आप इनको नहीं बोलोगे एंटरप्रेन्योर है, लेकिन जो अर्बन कंपनी थी वो एक एंटरप्रेन्योर है, जिसने इन छोटे बिजनेसेस को अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। ये जो है वो बिजनेसमैन ही है, लेकिन अर्बन कंपनी इज एन एंटरप्रेन्योर। तो अगर आपको अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि भैया एंटरप्रेन्योर क्या हुआ और बिजनेसेस क्या हुए, ये बिजनेसमैन है, ये एंटरप्रेन्योर है। गॉट इट? तो ये तो जैसा कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, बार बार जैसा कर रहा था वही करा रहा है, इलेक्ट्रीशियन जो काम कर रहा था वही कर रहा है, लेकिन अर्बन कंपनी ने कुछ नया सोचा, उसने इन सबको क्लब करके एक अपना बिजनेस ही बना दिया, बिजनेस मॉडल ही बना दिया। दैट विल बिकम एंटरप्रेन्योर एंड दैट बिकम्स बिजनेसमैन।
तो ये छोटा होता है। Characteristics of small business entrepreneurship. Entrepreneurship focus on single product, technology, market और localism while establish small business entrepreneurship. तो छोटा छोटा है प्रोडक्ट है, वो बहुत बड़े स्केल पे तो अपना मार्केट ले नहीं जा सकते। एक ही प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, टेक्नोलॉजी, मार्केट। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप यूजुअली हैज नो एक्सपेंशन प्लान इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो इनका जो प्लान होता है वो अभी ये होता है कि भैया हम पहले इसी को एस्टेब्लिश कर लें। छोटे से शुरू किया है तो छोटा बिजनेस पहले उसको ग्रो करेंगे, फिर कहीं मल्टीपल उसको एक्सपेंड करेंगे। अभी इनका प्लान छोटा होता है, ये स्मॉल है तो इनका प्लान भी स्मॉल होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इज टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो आप बोल सकते हो कि ये मतलब बहुत बड़े इनोवेटर नहीं है, इनको इनिशियली प्रॉफिट ही चाहिए क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे शुरू कर रहे हैं। तो हो सकता है इनके पास पैसा भी लिमिटेड हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्च करने के लिए इनके पास उतना ज्यादा पैसा ना हो। तो ये अपना छोटे लेवल पे ही काम करते हैं और शुरू से ही पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि हमें लोन वोन लेना ना पड़े ज्यादा। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, बहुत क्लियर है कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का विजन उतना लंबा नहीं होता है, छोटे लेवल पे ही होता है। इस कैटेगरी में ओला नहीं, अरे भाई ओला उबेर ने तो अपना बहुत बढ़ा दिया यार। ओला उबेर अब कहाँ है इसमें? ये स्मॉल है क्या ओला उबेर? ओला उबेर का तुम्हें मार्केट कैपिटल पता है इस वक्त? मार्केट कैप ओला उबेर कहाँ पहुंच चुके हैं यार? तुम्हें स्मॉल स्मॉल नहीं समझ में आ रहा? स्मॉल मतलब छोटा सा, एक एक पर्टिकुलर जगह में वो रुक जाए। ओला तो अब हर सिटी में ना यार। मैं छोटे की बात कर रहा हूं, तुम ओला उबेर की बात कर रहे हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ओला उबेर तो अब लार्ज हो गया यार। ओला उबेर इज लार्ज, नॉट इवन मीडियम। ओला उबेर इज लार्ज। तो समझो तो सही पहले, स्मॉल बिजनेस क्या हुआ? स्मॉल बिजनेस एक छोटे एरिया को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, नॉट लाइक बड़ा एरिया। लार्ज कंपनी, तीसरा ये स्मॉल के बाद सीधा लार्ज कैसे आ गया? स्केलेबल। अच्छा, दूसरा आना चाहिए था स्केलेबल, सीधा लार्ज आ गया, उसके बाद स्केलेबल है क्या? मुझे स्केलेबल डालना, हाँ स्केलेबल मैंने थर्ड में, पहले स्केलेबल पढ़ लेते हैं। तो स्केलेबल क्या हुआ? अब स्केलेबल हुआ कि आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। स्केलेबल, स्केल कर सकते हो। स्केल मतलब आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो जो आप बात कर रहे हो कि ओला उबेर वगैरह क्या है, वो अब आएंगे लार्ज वाले स्टार्टअप की कैटेगरी में। ये है स्केलेबल, जिनको आप मल्टीपल सिटीज में या मल्टीपल एरियाज में उसको ले जा सकते हो, उन पे काम कर सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, like small business entrepreneurship, scalable startup are also initially established as small scale industries. However, entrepreneur have a vision for growth and further expansion from day one. तो इन्होंने शुरू तो छोटे से किया होगा, छोटा इन्होंने स्मॉल किया, लेकिन इनका जो मानना है कि हम अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक जगह तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को एक जगह तक लिमिटेड रखते हो तो स्मॉल, लेकिन अगर आपका विजन है कि हम उसको एक्सपेंड करेंगे, स्केल करेंगे, देन इट विल बिकम अ स्केलेबल बिजनेस। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाएगी। इन स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट रेवेन्यू रादर देन जस्ट प्रॉफिट। रेवेन्यू समझते हो? मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, वो उस पैसे को ना इन्वेस्ट कर देंगे। जब आप किसी प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर देते हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो रेवेन्यू का ही पार्ट बन जाता है, हम उसको बांट नहीं रहे। प्रॉफिट में क्या करते हैं? प्रॉफिट तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड के फॉर्म में या बोनस के फॉर्म में, नहीं, वो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको रेवेन्यू ही मानते हैं और उसको फर्दर अपने बिजनेस में ही लगा देते हैं। एंड इन्वेस्ट इन देयर एंटरप्राइजेस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो उसको रेवेन्यू मान के दोबारा से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हम उसको ग्रोथ ला सकें। ठीक है। एक्सटर्नल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फंड द मोस्ट स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। इनको फिर फंडिंग मिल जाती है वीसी से। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप आर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो इन्होंने शुरू तो छोटे से किया था, अब देखो कहां पहुंच चुके हैं, स्केल कर दिया उन्होंने बहुत बड़ा। तो इनको पैसा मिला, फंडिंग मिला, धीरे धीरे इन्होंने शुरू किया था बहुत छोटे पेज से, और आज देखो कहां पहुंच चुके हैं। इवन अमेजन ने, अगर आपको शुरू पता है, अमेजन ने सिर्फ बुक बेचना शुरू किया था, पता है आपको? अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बुक बेचता था अमेजन। इवन फ्लिपकार्ट ने, जो दोनों भाई हैं फ्लिपकार्ट के, सनी और बिनी जो भी थे,
सचिन बंसल और बिनी बंसल भाई थे या फ्रेंड थे। उन्होंने बुक से ही शुरू किया था, खुद डिलीवरी करते थे स्कूटर पे। लेकिन उनका विजन था कि यार उसको धीरे 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 हम स्केल करेंगे। तो उन्होंने उसको फिर नए नए प्रोडक्ट ऐड करना शुरू किया, नए नए उसमें आना शुरू किया, और आज देखो फ्लिपकार्ट, अमेजन कहाँ है। सचिन बंसल, सनी नहीं, सचिन बंसल था और एक बिनी बंसल। सचिन बंसल तो निकल लिए थे, फिर बिनी बंसल भी शायद अब निकल लिए। तो शुरू किया था, और देखते ही देखते पता है तुम्हें, आई थिंक ये इन्होंने 2010 में शुरू किया था। 2010 में ऑनलाइन का इतना बड़ा मार्केट नहीं था। बुक बेचते थे, खुद डिलीवरी करने जाते थे, विद इन, इन्होंने शुरू किया था विद इन 1 आवर में डिलीवरी दे देंगे हम। बेंगलोर से शुरू किया था शायद इन्होंने। और देखते ही देखते फिर उसके बाद सचिन जी निकल लिए 4-5 हजार करोड़ लेके अपनी कंपनी से। इनकी जो वर्थ थी, जब इन्होंने एग्जिट किया अपना शेयर बेच के, तो शायद 4,000 करोड़ रुपए लेके निकल लिए थे। आज ये इन्वेस्टर है, वीसी है आज ये। मल्टीपल मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं बैठ के। तो ये होता है। हाँ, वॉलमार्ट ने खरीद लिया अब तो। लेकिन बात हो रही है कि आपका विजन क्या है, आपका विजन क्या है, आप कहाँ देखते हो अपने बिजनेस को। और लेकिन ये तो हमारे पास, जैसे मैंने कल समझाया था, ये हमारे पास स्टोरियां कितनी, ये हमारे पास स्टोरियां गिनी चुनी। इसके बीच में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बिजनेसेस होंगे जो खुले थे इसी विजन के साथ कि हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन वो वहीं पे बंद हो जाते हैं। तो हमारे पास स्टोरी बहुत गिनी चुनी होती है, राइट। लेकिन जो पिक्चर है बड़ी, वो पता नहीं, दूर है थोड़ी सी। हम्म। बट वही है, लगे रहो, मेहनत करते रहो। बहुत लंबा सोचना पड़ता है बेसिकली, यू टू थिंक बहुत लार्ज। ना लार्ज कंपनी क्या होती है, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योर प्राइमरली फोकस ऑन प्लानिंग इनोवेशन एंड टर्न देम इनटू प्रोडक्ट्स टू मीट कस्टमर नीड्स एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। मतलब ये शुरू ही उस तरह से करते हैं कि हमारा जो विजन है वो है ही बहुत बड़ा। मतलब ये छोटे से शुरू ही नहीं करना चाहते, पहले प्लानिंग करेंगे, इनोवेशन करेंगे पूरा, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐसा जनरेट कर लेंगे जो मतलब डिसरप्ट कर दे मार्केट को, जिसको बोलते हैं डिसरप्ट, मतलब नया ही प्रोडक्ट लेके आएंगे। टर्न देम इनटू प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर नीड एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। वहां से शुरू होता है बिजनेस, पहले से ही बड़ा करने की कोशिश करते हैं ये छोटा सोचते ही नहीं है। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योर एक्वायर न्यू एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्रीज देयर रीच टू मोर कस्टमर। छोटे छोटे बिजनेस को एक्वायर कर लेंगे और फिर उसको ग्रो करेंगे बहुत तेज। मतलब ये शुरू ही बड़े लेवल से करना शुरू करते हैं, पहले से ही फंडिंग होती है इनके पास। जो स्मॉल होते हैं या जो स्केलेबल होते हैं वो पहले शुरू करते हैं छोटे से, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फंडिंग मिलनी शुरू होती है वो फिर अपने प्रोडक्ट को बढ़ाते जाते हैं। जो लार्ज कंपनी वाले होते हैं इनको पहले से ही फंडिंग मिल जाती है, छोटी कंपनी को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं और शुरू ही एक बड़ी कंपनी के साथ मार्केट में उतरते हैं। The purpose of entrepreneur is to maintain the quality of the product and sustain continuous growth in large company entrepreneurship। ये तो सभी में होता है। गूगल, बिल्कुल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अडोबी कम टू द कैटेगरी ऑफ लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब समझ रहे हो, गूगल ने जब मार्केट में उतरी थी तो पूरा मार्केट ही डिसरप्ट कर दिया। मुझे याद है आज भी, आई थिंक 2003, 2002, 2003 में जब ये आई थी गूगल, मतलब मार्केट में उससे कोई था ही नहीं, पता ही नहीं कि ये क्या लेके आए। उस समय पूरा पूरा हमारा एमबीए का प्रोजेक्ट 2004 में उसी से बन जाता था, सर्च कर करके। तो गूगल ने पूरा मार्केट हिला ही दिया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लेके आई, एक ऐसा प्रोडक्ट जो इससे पहले था ही नहीं। तो धीरे धीरे ना अपने प्रोडक्ट पे बहुत काम करते हैं, उसके बाद ये शुरू करते हैं। शुरू इन्होंने भी उसी से किया होगा, गैराज वेराज से, लेकिन एक बार मार्केट में प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड हो गया उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बाद में स्केल किया, ये शुरू से ही बड़े थे। तो ये 3 एग्जाम्पल थे। और सबसे जो हमारा आता है लास्ट में वो आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में नाम सुन के हमें पता चल रहा है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होता बेसिकली, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं चला जाता। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, एनजीओ वगैरह जो भी होते हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आते हैं। इन सिंपल वर्ड, एंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द सॉल्व कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज fall under social entrepreneurship. Social entrepreneurship are more focused on implementing positive social changes with their products and services rather than generating more profit. तो मतलब ये ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम चेंजेस लाएं सोसाइटी में, जो भी इश्यूज हैं
सोशल इश्यूज है उनको लेके ये शुरू करते हैं अपना बिजनेस। तो इनका जो काम होता है वो बेसिकली पैसा कमाना नहीं होता, इनका काम होता है सोशल चेंजेस लाना विद देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रादर देन जनरेटिंग मोर प्रॉफिट। सोशल इश्यूज के लिए काम करते हैं। तो जितने भी बेसिकली आप एनजीओ देख रहे हो वो प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव वो नहीं होता है। मेन मोटिव क्या होता है? चेंजेस लाना, सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज हैं उनमें चेंजेस लाना, और धीरे धीरे फिर वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, पैसा भी कमाने लगते हैं। फिर शुरू इसी से करते हैं वो। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ए टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट वेंचर, जो मैंने अभी आपको बोला। द मनी अर्न थ्रू सच वेंचर इज इन्वेस्टेड टुवर्ड्स द कंपनीज गोल इन रिसर्च रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज और एक्सपेंशन। तो ये रिसर्च में पैसा लगा देते हैं, रिसर्च में जो कंपनी के गोल है उसमें पैसा लगा देते हैं, रादर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। प्रॉफिट की तरफ नहीं सोच रहे हैं। In social entrepreneurship, entrepreneur usually raise fund through various alternate methods such as sponsorship, grants मिल जाती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से, डोनेशन मिल जाती हैं, earned within their social groups एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पे ना वीसी तो फंडिंग करेगा नहीं, वीसी जब भी आएगा, वेंचर कैपिटल जो आएगा वो तो प्रॉफिट दिमाग में लेके आएगा, है ना। तो यहाँ पे वीसी थोड़ी ना फंड करेगा, इनको जो फंड करेगी गवर्नमेंट फंड करती है, ग्रांट देती है, डोनेशन मिल जाती है इनको ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी रिच है। सीएसआर के थ्रू, जो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके थ्रू इनको पैसा मिल जाता है। हर कंपनी की सीएसआर होती है जिसमें एक पैसा रिजर्व होता है, सीएसआर भी समझाऊंगा किसी दिन। तो गवर्नमेंट से डोनेशन मिल जाती है, ग्रांट मिल जाती है, सीएसआर से डोनेशन मिल जाती है, कॉर्पोरेट से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो वहीं से इनका काम चलता रहता है। तो इनका काम पैसा कमाना नहीं है, इनका काम है सोशल जो प्रॉब्लम है उन पे खेलना। तो हमने 4 टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े हैं अभी, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल मूव। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अभी पढ़ा हमने सारे टाइप। मैंने देखा तुम लोगों को ना, ज्यादातर लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने होते हैं, तुम लोग ना थ्योरी नहीं समझना चाह रहे हो, मैंने देख लिया ये। लेकिन जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ के जाएंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर में अटके रह जाएंगे, वो मतलब पता नहीं कितना लिमिटेड कर पाएंगे। अब आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आराम से आंसर नहीं कर दोगे। सोच के देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो क्या ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर नहीं कर दोगे? बताओ मेरी बात। तो मैं यही समझा रहा हूं बार बार कि रटना नहीं है, समझना है। रटो मत, क्वेश्चन आंसर पे मत जाओ। मैं वही समझा रहा हूं कि भैया समझ के पढ़ो उसको। अब ये क्वेश्चन समझ रहे हो तुम कि मतलब तुम्हारे दिमाग में ही पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में है इस वक्त पूरा, कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज क्या होते हैं, स्केलेबल क्या होते हैं, लार्ज स्केल क्या होते हैं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अभी क्वेश्चन आंसर करना तो हमारे लिए नथिंग, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात। इंट्राप्रेन्योरशिप, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज दैट टर्म? व्हाट इज दैट टर्म? इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है? इंट्रा एंटरप्रेन्योरशिप हमने पढ़ लिया, व्हाट इज इंट्राप्रेन्योरशिप? बता सकते हो? बिजनेस में ही इनोवेशन करना। इंट्रा मीन्स आउटसाइड वॉल। आउटसाइड वॉल क्या मतलब? इनसाइड वॉल, हाँ बिल्कुल। इंट्रा मतलब अंदर ही, बिजनेस के अंदर ही इनोवेशन करना। गाइस सही बोल रही हो निशा। जो इंट्राप्रेन्योरशिप होते हैं ना, देखो पढ़ते हैं एक बार। पर्सन हु मैनेज मार्केटिंग एंड इनोवेशन, नहीं नहीं नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप में बता दो क्या होता है। ये देखो, इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? इंट्राप्रेन्योर होते हैं coined in the 1980s by the management consultants Gifford Pinchot. Intrapreneurs are used by companies that are in great need of new innovative ideas. मतलब वो क्या करते हैं, जो अपने एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए आइडियाज ढूंढो, हम अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, हम तुम्हें एक नया बिजनेस शुरू करके देंगे। तो वो अपने एम्प्लॉय से ही इनोवेट करवाते हैं, अंदर ही अंदर अपने बिजनेस में से ही कुछ लोगों को चूज करते हैं और उन्हीं से आइडियाज जनरेट करवाते हैं। अगर इसने आइडिया निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। टुडे इंस्टेड ऑफ वेटिंग until the company is in a bind, most company try to create an environment where employees are free to explore ideas.
if the idea look profitable, the person behind it is given an opportunity to become an entrepreneur. समझे? तो जिसका आइडिया है, कंपनी बोलती है कि हम तुम्हें इंट्राप्रेन्योर बना देंगे, तुम्हारे आइडिया पे पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और तुम्हें खुला छूट दे देंगे कि तुम इसको कैसे ग्रो करते हो। ये होते हैं इंट्राप्रेन्योर। कंपनी के अंदर ही ढूंढ लेना नया आइडिया और उसी को ग्रो कर देना, वेट नहीं करना कि नया आइडिया आएगा। इंट्राप्रेन्योर होल्ड्स मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू एंटरप्रेन्योर, एनी मे वेल लीव देयर जॉब्स एंड होगा, and may well leave their jobs to pursue a career as an entrepreneur. Companies seek out entrepreneur to effect changes within the organization. तो बेसिकली क्या होगा, अगर अगर ये काम करते रहे, अगर इनका जो आइडिया था, कंपनी ने पैसा लगाया और उसको ग्रो किया, तो उसको इंटरप्रेन्योर ही बोलेंगे। लेकिन अगर इन्होंने जॉब छोड़ दी कि नहीं यार मेरा तो आइडिया बहुत रॉकिंग है, अब तो मेरा बिजनेस चल पड़ा, मतलब इन्होंने कंपनी से पैसा नहीं लिया, इन्होंने फिर खुद का ही स्टार्टअप शुरू कर दिया, मनी उठाया आउटसाइड से, तो ये क्या बन जाएंगे, ये फिर एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। अगर ये कंपनी के अंदर ही काम करते रहे, कंपनी से पैसा लेके उसी को ग्रो करते हैं, तो इंटरप्रेन्योर, और अगर इन्होंने खुद का शुरू कर दिया जॉब छोड़ के, तो फिर एंटरप्रेन्योर। और द पॉइंट ये लिखा हुआ है, एंड मे लीव देयर जॉब टू परस्यू अ करियर एज एन एंटरप्रेन्योर। तो है इनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, अगर इन्होंने जॉब छोड़ दी, अपना करियर इन्होंने खुद से बनाया, तो इनको कहलाया जाएगा एंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर हमें समझ में आ गया, एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है ये हमें समझ में आ गया। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये बताओ, विच ऑफ दीज इज नॉट ए चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर? इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं है? ये सब आई हुए क्वेश्चन है गाइस, और मैं तुम्हें पूरा एंटरप्रेन्योर पे बेस्ड ही क्वेश्चन करा रहा हूं जो उससे रिलेटेड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सिंपली तो है ये। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या चैलेंज नहीं है? नॉट अ चैलेंज फॉर एंटरप्रेन्योर। मैनेजिंग कैश फ्लो, ये तो चैलेंज है यार। अपने बिजनेस में कैश फ्लो कैसे आए, ये तो उनके लिए चैलेंज है ना। पैसा कैसे आएगा, फाइनेंस नहीं आए तो लोन आएगा या टर्म शीट आएगी या जो भी आएगी, बिजनेस से पैसा उठाना है, तो ये तो दिक्कत है उनका, ये तो चैलेंज है उनके लिए। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉय भी चैलेंज है कि अच्छा टीम मिलना भी बहुत जरूरी होता है, अच्छे एम्प्लॉय मिलना बहुत जरूरी होता है। टीम ही नहीं है तो फिर कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तो ये भी उनके लिए चैलेंज है, अच्छे बंदे नहीं मिलते हैं। चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इन द मार्केट, ये भी एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम कि अगर हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, सही मार्केट फिट ढूंढ लिया, तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाएगा, हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज। बट क्या उनके हाथ में नहीं है? क्या उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं क्या? उनके हाथ में थोड़ी ना, ये थोड़ी ना बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या ये उनका चैलेंज है, फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर कंट्री? क्या ये उनका चैलेंज है? नो, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना यार, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो अथॉरिटी का काम है, जो बिजनेस रन कर रही है, बिजनेस अथॉरिटी, उनका काम है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का तो चैलेंज नहीं है। तो दैट इज द आंसर। सही आंसर, आंसर इज डी। ये सब काम एंटरप्रेन्योर को करने पड़ते हैं, ये उसका काम नहीं। और बताओ, ये वाला बताओ। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन। नीचे करिए ए, एंटरप्रेन्योर, और हटा दिया उसने। सही है, सिंपल है। मनी मैनेजर कौन है? कल हमने पढ़ा था ना, सब कल हमने पढ़ा था ना। हु अमंग दीज इज ए मनी मैनेजर हु इज इन्वॉल्व इन मेकिंग रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम इक्विटी कैपिटल
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग बेटर रिटर्न। तो मनी मैनेजर कौन है? मेकिंग रिस्क इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? फ्रॉम इक्विटी कैपिटल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग बेटर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट पैसे का कौन कर रहा है गाइस? इन्वेस्टमेंट पैसे का कर रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट। यही तो इन्वेस्ट करता है इक्विटी के बदले में बेटर रिटर्न पाने के लिए, यही तो पैसा इन्वेस्ट करता है। एंटरप्रेन्योर अपना पैसा थोड़ी ना इस्तेमाल करता है। और हमने अभी बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा कि उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो उसको रिस्क ले या कम ले, वो रिस्क मैनेज कर ही नहीं रहा है। वो तो छोटे से प्रॉफिट में उसको बेच दे रहा है, उसका काम रिस्क लेना नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर का काम रिस्क लेना होता है, लेकिन वो मनी मैनेजर नहीं होता। तो ऐसा बंदा जो मनी दे रहा है, रिस्क भी है उसका, लेकिन वो चाहता है कि बेटर रिटर्न मिले, वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, जो हमने कल पढ़ा था। क्लियर? समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप 20 में से 20 भी सही कर सकते हो। इसके इजी आते हैं क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है। अगर आपको टर्म आती है, दोनों क्लास देख लेना। आई एम श्योर कि आपको जितनी टर्म मैंने बताई है अभी तक, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एज इट इज। अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आपको टर्म्स आती है, तो क्वेश्चन के आंसर करने बड़े आसान हो जाएंगे। समझ के पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन वाइज जाओगे, आप आंसर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल पता है ना, अगर आपको इनकी टर्म्स की डिटेल पता है, तो आप आंसर बहुत आराम से कर पाओगे। मैं बार बार ये समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन आंसर मत करो खाली पढ़ के। जो लग रहा है नहीं समझ में आएगा पढ़ के सब देखने में एक जैसे लगते हैं। एंटरप्रेन्योर भी होता है, बिजनेसमैन भी होता है, लेकिन अगर आप टर्म वाइज जाओगे ना, तो बड़े आसान से कर पाओगे। तो समझ के पढ़ो चीजें, मजा आएगा। ये बताओ, ये सीमेट 2022 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। इन्वेंशन भी पढ़ा दिया, इनोवेशन भी पढ़ा दिया, क्रिएटिविटी तुम्हें पता ही है, स्किल तुम्हें पता ही है। क्या आंसर है? इनोवेशन, क्रिएटिविटी, बहुत बढ़िया। तीसरा भी आ गया, स्किल भी आ गया। सी बचा है बस एक, एक सी बचा है, बाकी सारे आ चुके हैं आंसर। गुड। BADA, बी। पता है ये है कौन? शुम्पीटर है कौन? शुम्पीटर नाम सुना है किसी ने? मैंने अंडरलाइन किया इसीलिए। बी, बी, इनोवेशन। शुम्पीटर देखते हैं पहले है कौन, तो मैं आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है गाइस इनोवेशन। शुम्पीटर ने क्या कहा था देख लो एक बार। अब यू कैन आंसर फर्दर क्वेश्चन। इनका नाम है जोसेफ शुम्पीटर। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट and social scientist who is widely recognized as one of the most important economists of the 20th century। हाँ जी, हाँ जी, गुड दर्शन, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ द 20th century। शुम्पीटर is best known for his contribution in the field of economic development, particularly his theory of creative destruction, which describe the way in which new industries and technology displaced old ones। तो creative destruction की उन्होंने बात की अपनी theory में। He argued that entrepreneurs were the key agent of change in the economy, constantly introducing no new products। कौन है वो जो न्यू प्रोडक्ट डाल रहा है? Processes and business model that disruptive existing industry and created new ones। तो कौन है वो जो हमने कल पढ़ा था? ये सब किसके फीचर बता रहा है वो? ये सब एंटरप्रेन्योर के फीचर बता रहा है। एंटरप्रेन्योर हमने जो कल पढ़ा था कि कॉन्स्टेंटली इंट्रोड्यूस कर रहा है नया प्रोडक्ट, डिसरप्ट कर रहा है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, वो कौन है? वो है इनोवेटर। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे ज्यादा काम है कि क्रिएट नई नई चीजें करना, इंट्रोड्यूस करना नए नए प्रोडक्ट, प्रोसेसेस में, बिजनेस मॉडल्स में, और उसको एक इनोवेशन करना अपने नए नए बिजनेस में। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिसरप्ट कर देना। तो जब इसके बारे में पता होगा, इसकी थ्योरी के बारे में पता होगा, तो तुम्हें पता है ना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी किसने दी थी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी जोसेफ शुम्पीटर ने।
तो आपको ये पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। न्यू इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी डिस्प्लेस्ड ओल्ड वंस, तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, उसको चेंज करके नया क्वेश्चन बन जाएगा, क्या दिक्कत, समझे? ये बताओ। अभी अगर तुम्हें पिछली वाली लाइन पढ़ी थी तो ये क्वेश्चन आंसर करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर तुमने अभी पिछली वाली स्लाइड ध्यान से पढ़ी थी तो दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर वेरी इजीली। नहीं, दोनों आंसर गलत है अभी तक। अभी तक दोनों आंसर गलत है गाइस, बी एंड डी बोथ आर रॉन्ग टिल नाउ। डी एंड बी बोथ आर रॉन्ग टिल नाउ। तुम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो। देखो पिछली स्लाइड देखो जरा, पिछली स्लाइड देखो, आई थिंक समझ में आएगा तुम्हें, पढ़ना जरा यहाँ पे, देखो जरा इसको पढ़ो और बताओ। मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। आंसर इज आंसर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट गाइस। आंसर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। खाली बिजनेस को थोड़ी ना यार, पूरी इकोनॉमी में फर्क पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो होने के बारे में सोचोगे क्या? आप सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो होने के बारे में सोचोगे? आपने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया, लेकिन अगर आपने इकोनॉमी को कोई कुछ नहीं दिया, अगर आप इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू सी द ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आप चाहोगे ना जीडीपी में आपका भी कंट्रीब्यूशन हो, इकोनॉमी में आपका भी कंट्रीब्यूशन हो। आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे लोगों को जॉब मिल रही है, खाली बिजनेस को डेवलप नहीं करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखोगे, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल राउंड, वर्ड से ही समझ में आ रही है चीजें, ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थ्रू एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। तो आप चाहोगे ना पूरी इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन हो, ना कि सिर्फ अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना, अपने बिजनेस को डेवलप करना या शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना। ऑल राउंड, ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी का बात होनी चाहिए, इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, राइट, कुछ नया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, जिससे करेंसी में वैल्यू ऐड हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तब आप आंसर जल्दी से कर पाओगे, समझ के कर पाओगे। ये वाला बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसको समझ में आएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, जल्दबाजी नहीं, तुम जल्दबाजी करते हो तुम लोग, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग समझते ही नहीं हो, लैंग्वेज नहीं समझते हो क्वेश्चन की, मैथ्स में नहीं समझते हो, कम से कम थ्योरी तो समझो। ये तो थ्योरी है, दिमाग थोड़ा लग रहा है इसमें, क्वेश्चन तो समझो। गलत है ये भी, समझ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन।
सब बता दो, ए बी सी ई। देखो सब आ गया आंसर, डी बचा है बेचारा, डी बचा है। सब आ चुके हैं, ए बी सी ई। डी, ये देखो, ये तो इसने ऐसे ही बोला है कंफर्म। तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये बताओ पहले। वो बोल रहा है ऑल बट वन, ऑल बट विच, ऑल बट का मतलब समझ में आता है? ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी ए मिथ एसोसिएट विद द एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब सारे मिथ हैं एक को छोड़ के, ऑल एक्सेप्ट वन, ऑल एक्सेप्ट वन इज मिथ। वो एक्सेप्ट वन ढूंढना है कि कौन सा मिथ नहीं है, बाकी सारे मिथ हैं, एक मिथ नहीं है। कौन सा मिथ नहीं है? मिथ नहीं है लास्ट वाला गाइस, दैट इज ट्रू। इसमें क्या मिथ है? एन एंटरप्रेन्योर फेसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस रिस्क, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको रिस्क लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेने पड़ते हैं, तभी वो एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये तो ट्रू है ना, ये थोड़ी ना मिथ है। ये मिथ है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। क्या ये मिथ नहीं है? क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बोर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं? ये सही बात है, बोर्न होते हैं एंटरप्रेन्योर। कितने एंटरप्रेन्योर हैं यार जो जो बॉर्न हुए हैं या जो बने हैं, बॉर्न नहीं हुए? ऐसे किसने बोला कि बॉर्न नहीं होते हैं, बनाए नहीं जाते? क्या तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती निशा गोयल? तुम क्या बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो क्या? या जो चाय वाला है जिसने अभी अपना शुरू किया एमबीए चाय वाला, क्या वो बॉर्न एंटरप्रेन्योर था क्या? बोलो। जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं वो भी तो आपको एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। वो तो क्लिक होने वाली बात है ना। ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए, ऐसे आपको आइडिया आ गया कोई भी, तो आप एंटरप्रेन्योर बनने में कितनी देर लगती है बताओ? अगर आपका आइडिया क्लिक हो गया, आपको फंडिंग मिल गई, तो एंटरप्रेन्योर बनने में कितनी देर लगती है? आजकल यूनिकॉर्न बने जा रहे हैं, क्या वो सारे बॉर्न एंटरप्रेन्योर है? नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था हम बिजनेस करेंगे। सारे के सारे बॉर्न थोड़ी ना होते हैं, बनते भी तो हैं एंटरप्रेन्योर। ये तो पक्का मिथ है कि भैया एंटरप्रेन्योर पैदा ही होते हैं जन्म से, ऐसा नहीं है। दिस इज ए मिथ, दिस इज ऑल्सो ए मिथ। फर्स्ट वेंचर आर ऑलवेज सक्सेसफुल, किसने बोला? किसने बोला कि फर्स्ट वेंचर सक्सेसफुल होगा? देर आर प्लेंटी ऑफ बिजनेसेस जो बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग हिम्मत नहीं हारते, करते रहते हैं काम। हो सकता है उनका चौथा वेंचर सक्सेसफुल हो, पांचवा वेंचर सक्सेसफुल हो। तो ये भी एक मिथ है। ऑल एंटरप्रेन्योर मस्ट विलिंगली इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी, जरूरी नहीं है। वाई दे विल इन्वेस्ट मनी, सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी? वो छोटे से भी शुरू कर सकते हैं। हमने आज पढ़ा कि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, जो छोटे से शुरू कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे उसको स्केल कर सकते हैं। तो ये भी मिथ है, ये भी कहां ट्रू है? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव ए ब्रेक थ्रू इनोवेशन, नहीं। इन्वेंशन तो ये करते ही नहीं है, ये इन्वेंशन थोड़ी ना करते हैं। ये तो आइडिया जनरेट करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी में चेंजेस करते हैं। इन्वेंशन थोड़ी ना करते हैं, उसी में चेंजेस करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारे मिथ हैं, लेकिन इनमें से एक ट्रू है। वो कौन सा है? वो है ई। ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि रिस्क लेना पड़ता है। अब बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? अब आया समझ में? कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी मिथ? तो बाकी सारे मिथ हैं, एक को छोड़ के आपको वो ढूंढना था, आपको वो ढूंढना था जो मिथ नहीं है। तो ई इज द आंसर, नॉट एबीसीडी। तो समझ के पढ़ो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं ये जो 20 आउट ऑफ 20 बोल रहा हूं ना, वो ऐसे नहीं आएंगे कि बस पढ़ा और जल्दबाजी में आंसर मार्क कर दिया। तुम लोग यही गलती करते हो हर जगह। पेपर में तुम्हारे पास टाइम है, सीमेट में पढ़ना समझना फिर आंसर करना। सीमेट में 3 घंटे का पेपर है, और ये जो इनोवेशन वाला टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 20 आउट ऑफ 20 तभी लाओगे जब आप क्वेश्चन ढंग से रीड करोगे। जल्दबाजी में आंसर करके निकल जाओगे तो यही गलतियां करोगे। हमें लगेगा मिथ क्या है, मिथ नहीं, ट्रू क्या है वो मार्क करना है।
तो समझ के करो, जल्दबाजी नहीं। ये वाला बताओ। ये भी ये भी सी मैट 2020 का क्वेश्चन है गाइस। ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन आई थिंक। ये ठीक है आंसर, ये ठीक है, इसमें इतना क्या सोच रहे हो, तो इजी है। ये तो इजी है। कंपटीटर की इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है ना यार। कंपनी की रिपोर्ट से मिल सकती है, पब्लिश्ड अकाउंट से मिल सकती है। कुणाल, खाली यहीं से नहीं मिलती ना, वेबसाइट से नहीं मिलती क्या इन्फॉर्मेशन? कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से नहीं मिल सकती। कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन तो वेबसाइट से भी मिल सकती है ना, क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या न्यू इनोवेशन, क्या क्या न्यू अनाउंसमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें तो यहाँ से भी पता चल सकती है ना। तो वेबसाइट से भी पता चल सकती है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लीफलेट से भी मिल सकती है। तो ये थोड़ी ना बोला उसने कि कहाँ से ही मिलेगी, सब जगह से मिलेगी, जहां से भी कलेक्ट करें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, सब जगह से मिल सकती हैं। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें कुछ करना तो नहीं था। क्लियर है ये वाला बताओ। ये है क्वेश्चन जो मैं तुम्हें ये सब चीजें समझाऊंगा कि बीटा वर्जन क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये भी। तो मैं सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ रहा तुम्हें, अब मैं तुम्हें ये सारी टर्म समझाऊंगा ये क्या होती है, बीटा वर्जन क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर बताओ क्या है। बहुत बढ़िया, गुड। बी, बहुत बढ़िया। ए बी, ए, सी भी आ गया, बहुत बढ़िया। डी बचा है बस, सर्विस। ए बी सी तीन ऑप्शन आ चुके हैं। ए, founders translate company ideas into business model hypothesis, test assumptions about customers' needs, and then create a to try out their proposed solution on customers. इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि होता क्या है। Anyone who can tell me what is beta version, guys? Anyone who can tell me what is beta version? बोलो। नहीं, इट्स नॉट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप अलग चीज होती है। अल्फा वर्जन बीटा वर्जन दो होते हैं इसमें अलग अलग। इसका आंसर गलत है तुम लोगों का। नहीं, बीटा वर्जन इज नॉट मेड फॉर टेस्ट। इनिशियली जो ट्राई कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस लाना है। तो इसका जो आंसर है वो है, पहली बात तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आंसर है सी। जो किसी एक ने ठीक दिया था, सुरभि ने ठीक दिया है, आई एम नॉट श्योर कि उसने ऐसी दिया है या सोच के दिया है। बीटा वर्जन नहीं है, आंसर है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। फाउंडर ट्रांसलेट कंपनी आइडिया इनटू बिजनेस मॉडल हाइपोथेसिस, टेस्ट assumption about customers needs, and then create a minimum viable product। minimum viable product क्या होता है? A minimum viable product is a version of the product with just enough feature to satisfy early customers and provide feedback for the future product development। मतलब वो बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो मिनिमम वायबल हो, मतलब जिनकी कम से कम जरूरत पूरी कर सके। फाउंडर्स translate company ideas into business model hypothesis, test assumptions about customers need, and then create a minimum viable product। मैं बीटा वर्जन बताऊंगा, बीटा वर्जन क्या होता है आप लोगों को अगर पता होगा तो शायद आंसर कर पाओगे।
बी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब कम से कम इतनी तो जरूरत पूरी कर दे जो कस्टमर को इस समय चाहिए। टू ट्राई आउट देयर प्रपोज्ड सोल्यूशन ऑन कस्टमर, ये फिर ना कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर कस्टमर से फीडबैक लेंगे और फिर उसमें चेंजेस करेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पढ़ लेते हैं होता क्या है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो आपने अभी पढ़ा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज ए वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट विद जस्ट enough feature to satisfy early customer and provide feedback for future product development. The goal of an MVP is to test a product idea or hypothesis with real user customer को दे दिया in order to validate the product's market fit and potential for success. तो देखते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट फिट भी है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, उस पर काम करा जाएगा, और ये रियल कस्टमर चेक करते हैं जिनको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, उन्हीं को दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें फिर देखा जाता है कि क्या चेंजेस आएंगे ताकि वो सक्सेसफुल हो सके बाद में। बाय लॉन्चिंग एन एमवीपी, प्रोडक्ट डेवलपर्स कैन गेट फीडबैक फ्रॉम द यूजर which can help inform future development efforts and avoid wasted time and resources on feature that may not be valued by the customers. तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें 10 फीचर थे। अब कस्टमर बताएगा कि इसमें से कौन से 5 फीचर हैं जो काम के हैं, कौन से 5 फीचर हैं जो काम के नहीं है या उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो इस पे टिक करेगा, इसमें फीडबैक देगा कि ये सही नहीं है या इनमें चेंजेस लाओ। तो वो उस पर काम करके उस प्रोडक्ट को फिर वायबल प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी ये मिनिमम वायबल है, फिर उसको प्रॉपर प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट फिट के हिसाब से। समझे? तो इसका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट समझ में आ गया? कम से कम मतलब जो जिसपे एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाए, जो किसी ने बोला भी था शुरू में, दर्शन ने बोला था प्रोटोटाइप तैयार हो जाए, इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल। प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, दैट इज प्रोटोटाइप। तो उसी के जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो बीटा वर्जन क्या होता है फिर? बीटा वर्जन होता है गाइस, बीटा वर्जन इज ए प्री रिलीज वर्जन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नाउ ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक नॉट ओनली फॉर रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर। मिनिमम वायबल जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक फोन हो सकता है, वो एक डेकोरेटेड पीस हो सकता है डेकोरेशन का, वो एक किचन आइटम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो बीटा वर्जन जैसी चीज होती है ना, दैट इज ओनली रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर। दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर। जो बीटा वर्जन है दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर। अ बीटा वर्जन इज ए प्री रिलीज्ड वर्जन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट that is made available to a limited group of user for testing and feedback purpose। तो ये भी वही चीज है, लेकिन जब वो चीज सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जाती है तो उसको बोलते हैं बीटा वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट वर्जन, एक होता है अल्फा वर्जन, एक होता है बीटा वर्जन। तो अल्फा होता है बिल्कुल शुरू वाला, बिल्कुल शुरू वाला, और बीटा होता है उसमें जो चेंजेस उन्होंने करे होते हैं उसको बोलते हैं बीटा वर्जन। प्री रिलीज वर्जन मतलब रिलीज करने से पहले वाला। एक तो शुरू वाला, फिर एक बीटा, ये भी रिलीज करने से पहले वाला है, दो बनाए मतलब इन्होंने। बीटा वर्जन आर यूजुअली द सेकंड स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आफ्टर द अल्फा वर्जन। देखो जो मैं बता रहा था, तो अल्फा के बाद बनता है बीटा, विच इज टेस्टेड इन हाउस बाय द डेवलपमेंट टीम। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले बना अल्फा वर्जन, किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे पहले बना अल्फा वर्जन जो टीम ने बनाया। ये टीम ने टेस्ट किया, टीम ने टेस्ट किया। अब टीम टेस्ट करके ना, टीम टेस्ट करके चेंजेस करेगी और उसका बनाएगी बीटा वर्जन। ना बीटा वर्जन जाता है कस्टमर के पास, यूजर के पास, ग्रुप ऑफ यूजर, नॉट मेनी ग्रुप ऑफ यूजर, लिमिटेड ग्रुप ऑफ यूजर, लिमिटेड ग्रुप ऑफ यूजर जिनको उसका यूज पता है। अंतर यह है, लिमिटेड ग्रुप ऑफ यूजर के पास जाता है, उसमें फिर चेंजेस करे जाते हैं बिफोर द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पे जो चेंजेस होंगे उसके बाद फिर आएगा मेन वर्जन या फाइनल वर्जन। तो बीटा वर्जन जो हुआ वो फाइनल वर्जन से पहले वाला वर्जन है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज का वर्जन है। तो अब आपको अल्फा वर्जन समझ में आ गया, बीटा वर्जन समझ में आ गया और फाइनल वर्जन समझ में आ गया, मेन वर्जन जो भी होता है। तो ये होता है बीटा वर्जन रिलेटेड विथ
Software which is tested in-house by the development team. Beta version are released to a larger group of external user. अच्छा, सॉरी, तो ये जो होता है बीटा वर्जन आर रिलीज टू ए लार्जर ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल यूजर हु कैन टेस्ट द प्रोडक्ट. तो ये तो बनाया किसने? टीम ने. और फिर इसको हमने भेज दिया एक्चुअल यूजर के पास. बीटा वर्जन रिलीज टू ए लार्जर ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल यूजर हु कैन टेस्ट द प्रोडक्ट इन ए मोर रियलिस्टिक एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक और एनी इशू और बग्स दे एनकाउंटर. तो यहाँ पे वो उसका फीडबैक देंगे जो भी उनको चेंजेस लग रहे हैं. हाँ, बीटा वर्जन इज ओनली फॉर सॉफ्टवेयर. अल्फा बीटा जो बात हो रही है वर्जन की, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए. अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन. आपने अगर अभी एक वो आई थी, क्या कहते हैं, एक सीरीज आई थी अभी, पिक्चर में प्रगति नाम से उनकी एक कंपनी होती है शायद, जहां तक मुझे याद है प्रगति नाम से होती है. तो उसमें ना वो बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं, वो उसको चेंज कर देते हैं अपने मॉडल को. तो अगर आपने वो देखी है ध्यान से, तो उसमें ये टर्म यूज हुई है. तो जब भाई आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, उसके लिए टर्म यूज होती है बीटा वर्जन. तो अल्फा के बाद यूज होगी बीटा. तो मेन जो बीटा वर्जन आएगा वो आएगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. तो मिनिमम वायबल समझ में आ गया हमें, बीटा वर्जन समझ में आ गया हमें. Beta version can help software developer identify and fix issues before the final release of the product, and can also provide valuable feedback on the product's usability and features. Beta version are typically free to use but may come with certain limitation or restriction. तो मतलब अभी आप पैसे नहीं दे रहे हो, उसको फ्री में दे रहे हो, सिर्फ टेस्ट करने के लिए दे रहे हो बेसिकली. बीटा वर्जन उन्होंने कुछ लिमिटेड कस्टमर के लिए ऐप डाल दी. अगर आपने देखा होगा, जैसे अब बात भी होती है कि अभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया है, अभी प्रोटोटाइप है या हमने लॉन्च किया है प्रोडक्ट. तो बीटा वर्जन इज नॉट द फाइनल वर्जन, इज जस्ट टू टेस्ट द अल्फा वर्जन का थोड़ा सा चेंज करके. जो हमने बीटा वर्जन निकाला है उसको चेंज करके फ्री दे देते हैं. ऐप दे दी उन्होंने ताकि उसमें जो चेंजेस करें वो आ जाए, बट मे कम विद सर्टेन लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन. वंस द बीटा टेस्टिंग फेज इज कंप्लीट, द सॉफ्टवेयर इज टिपिकली रिफाइंड एंड रिलीज्ड एज फाइनल पॉलिश्ड प्रोडक्ट. तो बीटा वर्जन पता होना चाहिए आपको होता क्या है. तो बीटा वर्जन हमें समझ में आ गया. तो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. एक और टर्म थी उसमें, ब्रांड. ब्रांड क्या होती है? 3 चीजें थी ना उसमें, तो मैं तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूं. बीटा वर्जन बता दिया, मिनिमम वायबल. ब्रांड क्या होता है? व्हाट इज ब्रांड? सर्विस तुम्हें पता ही है. ब्रांड होता है गाइस, अ ब्रांड इज ए नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल, लोगो जो भी होता है, और अदर फीचर दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, service or company and distinguishes it from other similar products, service or company. Brand name is very important. Logo is very important. A complete man. तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो तो आपको दिमाग में एक ब्रांड क्लियर हो जाता है. ये कंप्लीट मैन इज ए रेमंड ब्रांड का प्रोडक्ट है. तो ये ब्रांड आ गया पिक्चर, राइट. झंझनाहट या सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, सेंसिटिविटी टूथ, तो सेंसोडाइन आ जाएगा दिमाग में. सेंसोडाइन की स्पेलिंग देख लेना, सही लिखी है मैंने. हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूं. तो ब्रांड क्या हुआ? जो आप अपने नाम हो गया, टर्म हो गई, डिजाइन हो गई, सिंबल हो गया, अदर फीचर दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी, राइट. अ ब्रांड कैन encompass a wide range of element including a company logo, visual identity, tone of voice, messaging, packaging and customer experience. तो इन सब से मिलके बन जाता है एक ब्रांड. तो आप उसको ना आइडेंटिफाई करने लग जाते हो. जैसे आप किसी चीज का लोगो देखते हो तो आप उसको आइडेंटिफाई करने लग जाते हो, अरे यार ये तो वो है. ठीक है, अगर आप एलन सोली का लोगो देखते हो या लुइस फिलिप का लोगो देखते हो तो आपको पता है कि हाँ ये लुई फिलिप है ना, या ये एलन सोली है, या ये यूनाइटेड कलर और बेनेटन है. तो उनका एक अपना आइडेंटिटी होती है जो बाकियों से डिफरेंट करती है उनको. जब तक ब्रांड ही नहीं होगा, जैसे जो लोकल मार्केट देखे होंगे आपने, उनका कोई ब्रांड होता है क्या? जो लोकल मार्केट में आप खरीदने जाते हो शॉप,
उनका कोई ब्रांड नहीं होता, उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, है ना। बहुत सारे उन पे लेबल तो होते हैं, लेकिन वो अपना कोई ब्रांड नहीं है। ब्रांड वो होता है जिसको लोग जाने, जिसको लोग रिकॉग्नाइज करें, है ना। तो अगर कोई ऐसे ही अपना क्लोथ का शॉप खोल के बैठा है, उसने लोकल लोकल उसने वहां पे टैग लगा दिया, तो वो ब्रांड थोड़ी ना है। ब्रांड होता है जिसको लोग पहचान जाए, ब्रांड के नाम से खरीदने आए कि हमें इसका पेन दे दो, रेनॉल्ड का पेन दे दो या पार्कर का पेन दे दो, तब तक वो ब्रांड नहीं बनता जब तक लोग उसको रिकॉग्नाइज ना करें। पार्कर या रेनॉल्ड या जो भी हम यूज करते हैं चीजें, पियरे गार्डन, बहुत सारे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ब्रांड वो है जो बाकियों से उसको डिस्टिंग्विश करता है। A strong brand can help a company achieve a competitive advantage, increase customer loyalty and trust, and drive business growth. Successful brands are often associated with specific qualities such as quality, reliability, innovation, and exceptional customer service. तो आप जब भी प्रोडक्ट लेने जाते हो ना, तो आप ब्रांड इमेज ध्यान में रख के जाते हो कि यार उसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। रिलायबिलिटी बन जाती है उस प्रोडक्ट के साथ कि ये हमें सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप आरओ वाटर ले रहे हो, आरओ प्योरीफायर ले रहे हो, तो कोई कैंट की तरफ जाएगा, है ना, कोई एक्वा प्योर की तरफ जाएगा, कोई सिर्फ कोई सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख के चला जाएगा कि इसका एडवर्टीजमेंट बढ़िया है, माधुरी दीक्षित आ रही है, वो खरीद लेते हैं बिना जाने कि उसमें फीचर क्या है। तो ब्रांड है अपना, जैसे भी वो उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं, लेकिन पोर्ट्रे अकॉर्डिंग टू देयर इमेज, जैसी वो बनाना चाहते हैं, राइट। तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, which becomes part of the brand's identity and help to differentiate it from other brands in the market. तो ब्रांड आप किस तरह से आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बाकियों से। तो ब्रांड तो बहुत हैं, लेकिन आप अपने को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, बात उसकी होती है। ये वाला मैच करना, हमने जो टर्म पढ़ी है उससे रिलेट करके। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? होना चाहिए अभी। आज हमने एंटरप्रेन्योर पढ़ लिया, मैनेजर पढ़ लिया, रिटेलर, कस्टमर, ये सब पता ही है तुम्हें। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ए बी सी डी, 1 2 3 4 बता दो बस। ए में क्या आएगा? एंटरप्रेन्योर इनमें से क्या है? एंटरप्रेन्योर इनमें से क्या है? मुश्किल ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन क्लोज है। एंटरप्रेन्योर 3 आएगा। ओके, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। A4 आएगा, तो नीचे करिए, A4 आएगा। B2 आएगा, मैनेजर। मैनेजर का तो काम मैनेज करना है, गेट द वर्क डन, ये तो सिंपल ही है ना। मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम है गेट द वर्क डन। तो सेकंड तो बहुत सिंपल है। कस्टमर क्या चाहेगा? कस्टमर चाहेगा कि भैया मेरे को जो पैसा मैं दे रहा हूं वो उसका रिटर्न मेरे को क्या मिले, उसकी वैल्यू मिले मेरे को, मेरी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो, उसका फायदा हो जितना मैं पैसा दे रहा हूं। तो कस्टमर चाहेगा यूटिलिटी मैक्सिमाइज करवाना, राइट। और रिटेलर उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देगा अपनी तरफ से, पैकेजिंग अच्छी दे देगा, सर्विस दे देगा, तो उसमें जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ कुछ वैल्यू ऐड करके दे देगा। तो जो आंसर आएंगे वो आएंगे। एंटरप्रेन्योर करेगा कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, मैनेजर काम करेगा वर्क डन, रिटेलर का काम है वैल्यू ऐड करना प्रोडक्ट में, और कस्टमर को चाहिए कि भैया मेरी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो। आंसर आएंगे 3 2 4 1। 3 2 4 1
इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। 3241 दर्शन का बिल्कुल ठीक है। D1 बिल्कुल सही है। आई थिंक काफी लोगों ने सही दे दिया आंसर। तो आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। आंसर है A3 है, B2 है, C4 है और D1 है। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो अगर आप समझ के करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, अच्छा क्वेश्चन है, क्लोज ऑप्शन है, समझ के करोगे तभी सही करोगे ना यार। जल्दबाजी में कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ के करना है। तो वो जो मैं बार बार समझा रहा हूं कि टाइम देके समझ के फिर करना है। टर्म्स पढ़ो ध्यान से, टर्म्स पे ही खेलो। ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा टॉपिक ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ये जीके नहीं है, ये जीके से ज्यादा थ्योरेटिकल है, समझने वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा। चलो अब तुम्हारा उसका टेस्ट लेते हैं, लोगों का। लोगों का टेस्ट लेते हैं। आज का हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, बताओ ये किस किस का लोगो है। ये तो मैं पता होंगे जल्दी जल्दी। रिटेलर का आंसर चूज करना वो टास्क। हाँ, रिटेलर थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब जैसे आप वो होलसेलर से लेके आए, होलसेलर से तो बेसिकली इकट्ठा सामान लाएगा ना, उसकी पैकेजिंग तो वो खुद से ही करके देगा तुम्हें, राइट। उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें कि उसने और वैल्यू ऐड हो सकती हैं, कि इसके साथ वो कुछ फ्री दे दे या अपने एंड पे कुछ कुछ दे दे। ये किसका लोगो है गाइस? आज तुम्हारे लोगों का टेस्ट हो रहा है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। टोयोटा, बहुत बढ़िया, सही आंसर। आज 3 बजे, हाँ जी 3 बजे भी क्लास है। आज 3 बजे भी क्लास है, जिसमें आज हम वो करेंगे, रीजनिंग के मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। वो यूए पे है, रीजनिंग का मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। टाइम लिमिट में अच्छे क्वेश्चन है, उसमें भी अटेंड कर लेना। 3 बजे है वो, अन अकेडमी पे है। और जो नहीं है वो ज्वाइन कर लो इस ग्रुप को, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टोयोटा इज द करेक्ट आंसर। टोयोटा इज द करेक्ट आंसर। ये बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में गाइस। लोगो दे देगा और मैच द फॉलोइंग के लिए पूछेगा। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, बिल्कुल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दैट इज नेस्ले। सबका ठीक है तो नेस्ले इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा मुश्किल है, ये भी आजकल तो अगर आप टीवी वगैरह देखते हो तो काफी ऐड आता है इसका। गुड। सी डी, सेड। क्रेड गाइस, क्रेड। क्रेड सही आंसर। आंसर है क्रेड। जो क्रेडिट कार्ड में है, यूजलेस ऐप है वैसे तो। नथिंग गुड। ऐप इज यूजलेस, यूजफुल बोल रहा हूँ, यूजलेस। ये जो कॉइन वॉइन देते हैं किसी काम के नहीं है। तो बट ये लोगो क्रेड का है, और इनकी वैल्यूएशन, ये भी यूनिकॉर्न बन गया, पता है तुम्हें? ये भी यूनिकॉर्न बन गए हैं। 7,000 करोड़ की कंपनी बना दी उन्होंने। वैल्यूएशन आज भी 7,000 करोड़ की है इनकी। ये ये देखो, ये नहीं पता। ये हालत पता चल रही है मुझे तुम्हारी। ये न्यूज़पेपर ना पढ़ने का नतीजा है, पता है तुम्हें? पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर देखते ही नहीं हैं हम। बाकी एडवर्टीजमेंट दिखवा लो जितने आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का लोगो नहीं पता तुम्हें। अरे टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो है ये, दो हाथी। टाइम्स ऑफ, ये हिंदू का नहीं है, हिंदू का अलग है। हिंदू का नहीं है, हिंदू से कंफ्यूज नहीं होना इसको। दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया। दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो याद आता बेनेटन कोलमैन कंपनी। ये वाला बताओ। ये तो मैंने पूछ लिया शायद। सबसे पहले ये वाला पूछा था, नहीं अलग था वो। अच्छा ये अलग है। ये भी लेकिन ऑटो कंपनी का ही है। ये भी ऑटो कंपनी का ही है। रेनो, बिल्कुल। हाँ ये सब पता है तुम्हें। ये सब ऐसे, ये सब चीजें पता है तुम्हें, बिल्कुल।
दिस इज रेनो ब्रांड, बिल्कुल सही है। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये नहीं आएगा तुम्हें। नहीं, अड्डा का नहीं है ये। अड्डा कोई ब्रांड है? अड्डा 24/7 अड्डा। ये इंटरनेशनल लोगो है गाइस, इंडिया में आई थिंक थोड़े कम है इनका। ये है लोगो, एनीवन, नो वन। एयरबीएनबी का गाइस, ये मुश्किल है। एयरबीएनबी का लोगो है, और एयरबीएनबी क्या करती है किसी को पता है? इस कंपनी के बारे में किसी को पता है? बहुत बड़ी कंपनी है ये, इट्स अ लार्ज कंपनी। नाम सुना है इसका कभी? इसका नाम सुना है एयरबीएनबी? अमेरिकन ओयो, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, प्लेन्स नहीं बनाती ये, देखो नाम सुन के इसको लग रहा है प्लेन्स बनाती है। दर्शन कुमार को देखो जरा। आदर्श ने अच्छा आंसर दिया। ये लो पढ़ो। Airbnb is a technology platform that allows people to rent out their homes or apartment to travelers looking for short term accommodation। तो Airbnb क्या करती है कि जो घर वाले हैं ना लोग, उन्हीं के हाउस को रेंट आउट कर देती है जो ट्रेवलर होते हैं उनको, छोटे छोटे टर्म्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। The company was founded in 2008 and has since become one of the largest hospitality company in the world with more than 4 million hosts, 40 लाख host in over 220 countries and region। तो इन्होंने डिसरप्ट कर दिया मार्केट को, डिसरप्टिव इनोवेशन की कैटेगरी में आती है ये। Airbnb is often cited as an example of disruptive innovation as it has fundamentally changed the way people think about travel accommodation। पहले तो यही होता है ना, होटल बुक कर देते हैं, है ना? लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने घर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंजेस करके उसको कम पैसे में रेंट आउट करना शुरू कर दिया। तो दोनों को फायदा हो रहा है, घर वालों को भी फायदा हो रहा है, जो ट्रेवलर है उनको भी फायदा हो रहा है, उनको भी कम पैसे में, बजट में अपना घर मिल जा रहा है। तो उसको थोड़े से चेंजेस करके इन्होंने दोनों का फायदा कर दिया। तो इसको बोलते हैं रेडिकल चेंजेस, डिसरप्टिव चेंजेस। इट हैज फंडामेंटली चेंज द वे पीपल थिंक अबाउट ट्रेवल अकोमोडेशन। Instead of staying in hotels, traveler can now choose from a wide range of unique and affordable accommodation, from private rooms to entire home। तो अगर तुम्हारे पास भी घर खाली पड़ा है निशा, तुम इनसे कांटेक्ट कर सकते हो इन ए वैरायटी ऑफ लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आपके घर में जगह है, आप उसको रेंट आउट करना चाहते हो, यू कैन जस्ट आस्क। और अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो भी यू कैन यूज दैट। अब पता नहीं इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, ये देख लेना। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे आ गए हैं। इंडिया में ना बहुत सारे आ गए हैं। होम स्टे करके आ गया है। इंडिया में तो नकल हो जाती है ना फटाफट। इंडिया में तो इंडिया में तो नकल बहुत जल्दी हो जाती है ना, तो अब इंडिया में भरे पड़े हैं। तुम्हें ये पता है यूएस में नेटफ्लिक्स के अलावा किसी का नाम सुना है तुम लोगों ने? यूएस में नेटफ्लिक्स के अलावा किसी का नाम सुना है? नहीं। लेकिन इंडिया में देखो एक ने शुरू किया, भाई से भरमार हो जाती है, लाइन लग जाती है हमारे पास। अमेजन, हॉटस्टार, सोनी लिव, एमएक्स प्लेयर, Z5 सब निकल पड़ते हैं। तो आइडिया कोई चुराता है, लेकिन अप्लाई बहुत जल्दी हो जाता है मल्टीपल लोगों के पास। बट यहाँ कोई घूमने भी अच्छा हाँ, ये बात अलग है। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ट्रेवलर काफी सारे आते हो। तो इंडिया में तो अब लोगों ने शुरू कर दिया, बहुत सारी आ गई हैं अभी होम स्टे वगैरह करके, काफी सारे हैं। ये तो इजी है, ये तो इंडियन है। वी हैव मोर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। तहसीन सही कह रहे हो कि पॉपुलेशन बड़ी है और लोग थोड़े वेले हैं। आइडिया मिल जाए बस, पैसे हैं लोगों के पास, लगा देते हैं, रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा। इनोवेटर कहाँ हुए वो कुणाल? इनोवेटर थोड़ी ना हुए। ये इनोवेटर कहाँ है? इनोवेटर तो नेटफ्लिक्स है, ये तो कॉपी पेस्टेड है। ये कॉपी पेस्टेड है भाई, वहां से आइडिया उठाया और चला दिया बस। ये इनोवेटर हुआ ना।
ये इनोवेटर हुआ ना, ये थोड़ी ना होम स्टे और ये सब जितनी भी कंपनी है, ये थोड़ी ना इनोवेटर हुए, इन्होंने तो बस उसको फॉलो कर लिया ब्लाइंडली, क्योंकि उनको पता है कि चल जाएगा, वहां पे चल रहा है तो यहाँ पे भी चली जाएगा, पॉपुलेशन है इतनी। ये बताओ किसका लोगो है गाइस? ये तो इजी है। नोबडी, क्या बात कर रहे हो? बहुत ही क्रिएटिव लोगो बनाया उन्होंने, क्रिएटिव लोगो है अगर आप देख पाओगे तो। इट इज द लोगो ऑफ ओबीसी गाइस, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जी नहीं, बीट्स का नहीं है, इट्स ओबीसी। ओ दिख रहा है अंदर, ओ दिख रहा है अंदर, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, तीनों बनाए उन्होंने। ओ बी सी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडिया का ये तो, बीच का नहीं है, ओबीसी। ये भी इजी है, ये तो बता ही देना, ये तो सब नहीं देखा होगा, ये तो बता ही देना। बिल्कुल। ये देखो, ये भी नहीं पता तुम लोग सिर्फ इंटरनेट की दुनिया के हो तुम लोग, मुझे लग रहा है इंटरनेट पे जो चल रहा है ना, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, बस टीवी में वही देखते हो तुम, जो काम की चीजें हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता तुम। आईआरसीटीसी, ये तो इतना सिंपल था यार, दिस इज नॉट डन। ये मुश्किल है थोड़ा, ये मुश्किल है। सन फार्मा, फार्मा कंपनी का है ये मुश्किल है। ये हिंदू का, जो तुम बोल रहे थे ना सुष्मिता पहले, हिंदू का भी एक जैसा है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में दोनों तरफ आती है, इसमें एक तरफ आती है, ये द हिंदू का है। चलो, तो आज के लिए इतना करते हैं, विल कंटिन्यू विद दैट। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है गाइस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ? चलो फिर, तो इसको लाइक कर देना सेशन को, और बता देना लोगों को, फिर हम और करेंगे अगली बार, ट्यूसडे को मिलेंगे, अब नेक्स्ट सेशन है ट्यूसडे को। तो आई एम टेकिंग फॉर 1.5 आवर का सेशन, तो ट्यूसडे को और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और टर्म पढ़ेंगे, टर्म्स प्लस क्वेश्चन आंसर। तो आज मैंने तुम्हें काफी सारी टर्म बता दी हैं, और पढ़ेंगे टर्म्स, ठीक है? चलो फिर, स्कूल में बेस्ट के टीचर होते मैथ्स के, बीएसटी के, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है भाई बीएसटी के? बिजनेस स्टडीज। क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं?